So students, in the previous video we have discussed and learned the components of balance of payment account, okay, current and capital account, and we also learned what are the transactions that are the part of the current and capital account. So those economic transactions are further classified into autonomous items of BOP and accommodating items of BOP. So today we are going to learn what is the difference between autonomous items and accommodating items of balance of payments. Okay, so first of all we just see the meaning. What is the meaning of the what are the autonomous items? The autonomous items are those transactions which take place due to the profit motive. यानी autonomous transaction BOP में वो transactions हैं जिनका aim क्या है, profit earn करना है. Okay, in the same way accommodating item BOP में क्या है, those transactions which take place to restore balance of payment balance in BOP. Okay, so as you know that in accounting sense balance of payment always balances, but in operating sense balance of payment हमारा deficit में भी हो सकता है और it can be in surplus also. तो जो accommodating जो entries हैं हमारी यानी accommodating जो transactions है BOP में उनका काम क्या होता है, to maintain balance in balance of payment. Okay, what is the second difference is that autonomous items जो हैं they are known as the above the line items and accommodating items are below the line items. तो ये जो above the line and below the lines है, these are the accounting statement, ये accounting term है. तो जनरली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बैलेंस शीट में इस तरह के जो है टर्म जो है यूज होते हैं. तो अबव द लाइन जो है उसमें वो एंट्रीज आती हैं विच एक्सप्लेन द इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी एंड दे अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो एक्चुअली ये जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटस को बताते हैं. इसी तरह बिलो द लाइन आइटम्स है. बिलो द लाइन आइटम जो है दे डू नॉट रिलेट विद एनी डे टू डे ऑपरेशन से इनका कोई मतलब रिलेशन नहीं होता है और ये जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को इफेक्ट नहीं करते हैं. तो इस तरह के टर्म जो तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है ये कहती थी जिस लाइक बिजनेस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो जो हमारे ऑटोनोमस आइटम्स हैं दे आर द अबव द लाइन आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स हैं they are below the line items. The third difference is that अब हमारा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट की सिचुएशन आ रही है या जो सरप्लस की सिचुएशन आ रही है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमस आइटम्स ऑफ बीओपी. तो व्हाट बीओपी हमारा डेफिसिट में कब होगा, जब हमारी ऑटोनॉमस रिसिट्स जो है वो ऑटोनॉमस पेमेंट से कम होंगे. अब रिसिट कहाँ से आ रही है, एक्सपोर्ट से आ रही है. पेमेंट किसके लिए किया जा रहा है, इंपोर्ट के लिए किया जा रहा है. यानी जब हमारे इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगे, एक्सपोर्ट हमारा कम होगा तो रिसिट हमारी कम होगी, पेमेंट ज़्यादा होंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में होगा. इन द सेम वे बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में कब होगा, जब हमारी ऑटोनॉमस रिसिट जो है दे आर ग्रेटर देन ऑटोनॉमस पेमेंट. यानी हमारा एक्सपोर्ट से पैसा जा रहा है लेकिन इंपोर्ट हमारे कम है तो पेमेंट हमें कम करना पड़ रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा सरप्लस में होगा. नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट द accommodating items. Accommodating items they correct the disequilibrium in balance of payment. डिसइक्विलिब्रियम कब होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जब डेफिसिट और सरप्लस की सिचुएशन होगी. तो इस सिचुएशन को बैलेंस करने का काम करते हैं, इस सिचुएशन को करेक्ट करने का काम करते हैं जो हमारी accommodating एंट्रीज होती हैं, जो हमारे accommodating ट्रांजेक्शंस होते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑटोनॉमस आइटम्स. तो ऑटोनॉमस आइटम्स में वो सारे हमारे ट्रांजेक्शंस आ जाएंगे जिनका एम जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है, जिनसे हमें कुछ अर्निंग हो रही है, जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, बोरोइंग्स, लेंडिंग्स. इस तरह की जो ट्रांजेक्शंस हैं वो हमारे जो है वो ऑटोनॉमस आइटम का पार्ट होते हैं. अब एकोमोडेटिंग आइटम्स में एकोमोडेटिंग आइटम इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द कैपिटल अकाउंट कि हमारे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं. ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है विच इज हेल्ड विद द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. ओके, तो इन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इनका काम क्या होता है कि अगर जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, जो डेफिसिट और सरप्लस की सिचुएशन होती है उसको बैलेंस करना, क्योंकि अकाउंटिंग सेंस में वी हैव टू शो द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन बैलेंस. ओके, तो ऑटोनॉमस आइटम जो है ये इसकी वजह से दे टेक प्लेस बोथ इन करंट एंड कैपिटल अकाउंट. ये हमारे कैपिटल अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, करंट अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ओके, लेकिन जो हमारे एकोमोडेटिंग आइटम्स हैं दे ओनली
रिफ्लेक्ट ऑन द करंट अकाउंट, वो हमारे केवल करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। यू सी दैट अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी जो है दैट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। तो नाउ वी विल लर्न व्हाट आर द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। ये ऑफिशियल रिजर्व होते क्या हैं? तो ऑफिशियल रिजर्व जो है दे आर द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज, फॉरेन सिक्योरिटीज, गोल्ड हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ओके, बिकॉज सेंट्रल बैंक जो है दैट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इन रिजर्व को जो है सेंट्रल बैंक यूज करता है टू मेंटेन बैलेंस इन बीओपी। एंड एज यू नो कि ऑपरेटिंग सेंस में बीओपी हमारा डेफिसिट, इट मे बी इन डेफिसिट और इट मे बी इन सरप्लस। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए सेंट्रल बैंक जो है इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करता है। ओके, तो वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ द सेंट्रल बैंक यूजेस these reserves in case of deficit or surplus. We just learn it through the hypothetical example of the balance of payment account. So here we have written, I have written here items and rupees in crore. Okay, the first entry is the net export of goods. ये हमारा जो है वो ट्रेड बैलेंस है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज टेकन एज -500। ओके, सेकेंड एंट्री इज द नेट एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम्स क्या हो गए? जैसे हमारी सर्विसेज, इसमें हमारी फैक्टर सर्विसेज आ गई, हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज आ गई, हमारे जो करंट ट्रांसफर यानी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आ गए। तो these from abroad -2 abroad करके हमने नेट इसको निकाल लिया है, तो ये हमारा -60 आ गया। सपोज वी हैव टेकन इट एज ए -60, हमने मान लिया कि रिसिट हमारी कम है और हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, दैट इज द -60। तो करंट अकाउंट बैलेंस हमारा क्या हो गया? दिस प्लस दिस दैट इज इक्वल टू -560। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में कुछ एंट्रीज जो है हमारी कैपिटल अकाउंट की भी हमने ले ली। तीसरा है हमारा नेट बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। नेट बोरोइंग्स कैसे? बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस लेंडिंग टू अब्रॉड। तो ये लिया है जैसे कि 300 करोड़ ले लिया। इसके बाद लिया है फोर्थ आइटम, दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट में अगर आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ गया और आपका जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ गया। ओके, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, दैट इज टेकन एज 160 करोड़। वो तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना हो गया? तो इन दोनों का टोटल जो हो गया दैट इज द 460 करोड़ हो गया। ओके, नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे भाई? करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो करंट अकाउंट बैलेंस हमारा जो है वो -560 है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस हमारा 460 है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमारा आ गया -100, यानी कि डेफिसिट में हो गया। ये तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है, डेफिसिट में हो गया, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बैलेंस में तब होगा ना जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इक्वल टू 0 है। लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है? करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, -500 है। ओके, सो हियर बिकम द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक इस डेफिसिट को कैसे फाइनेंस करेगा? इससे पहले सब इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। सपोज आप यू आर रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म रन कर रहे हैं और घाटा हो जाता है, डेफिसिट है अगर, तो डेफिसिट कैसे पूरा करेंगे? आइदर बाय बोरोइंग, या तो आप उधार लेके घाटा पूरा करो, या फिर जो है घाटा आप कोई एसेट बेच के घाटा पूरा करो। द सेम इज डन बाय द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? डेफिसिट की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक जो है इस डेफिसिट को फाइनेंस कैसे करेगा? ईदर बाय बोरोइंग फ्रॉम IMF, या तो IMF या किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो उधार लेके कर सकता है, या फिर बाय सेलिंग फॉरेन करेंसी, सिक्योरिटीज और गोल्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब अगर वो ये वाला टूल अडॉप्ट करता है बाय सेलिंग फॉरेन करेंसी, सिक्योरिटीज, गोल्ड को मार्केट, इससे क्या होगा? जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इट इज इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव साइन। वो कैसे हुआ भाई? हमारा ये मान लीजिए -100 आ गया, अब हमें 0 बनाना है क्योंकि हमें बैलेंस करना है। तो हमने क्या किया कि भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो डिक्रीज हुआ दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द डेफिसिट, यानी 100 करोड़। यानी हमने 100 करोड़ जब इसमें यहाँ जोड़ देंगे वी विल गेट 0 हियर, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो है वो बैलेंस हो गया है। तो दैट हैपेंस इन द केस ऑफ डेफिसिट। लेकिन सिचुएशन हियर वी टेक इन केस ऑफ सरप्लस, बिकॉज अगर ये मान लीजिए सपोज दिस इज द +100, यानी कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सरप्लस में है, फायदा हो रहा है, पॉजिटिव है। ओके, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज यू आर गेटिंग प्रॉफिट, आपको फायदा हो रहा है, आपका जो है वो सरप्लस में अगर आपका जो है वो अकाउंट है, तो आप क्या करते हैं जनरली? क्या यू विल बाय न्यू एसेट,
आप कोई नई कंपनी लगा लोगे या कोई नई फर्म खोल लोगे, तो सेम इज डन बाय द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इन केस ऑफ सरप्लस, सपोज ये -100 करोड़ की जगह +100 करोड़ होता, तो सरप्लस का यूज सेंट्रल बैंक किसमें करता है, टू परचेज फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटीज, गोल्ड, इसको परचेज कर लेगा. परचेज करने से क्या होगा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है देश का वो इंक्रीज हो जाएगा. बट इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इट इज इंडिकेटेड बाय द नेगेटिव साइन. अब हमें तो यहाँ 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, -100 करोड़, इट इज इंडिकेटेड बाय द नेगेटिव साइन. तो यहाँ पर जब हम -100 करोड़ करेंगे तो देन इट बिकम 0. देन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस और प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल बी इक्वल टू 0. देन ओनली बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इट बैलेंसेस. तो वी जस्ट सी दैट जो सेंट्रल बैंक है ये जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन के थ्रू टू कवर द डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी यानी डेफिसिट या सरप्लस की सिचुएशन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, तो इसको बैलेंस करने का जो काम जो है वो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन के थ्रू सेंट्रल बैंक करते हैं. लर्न व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड डेफिसिट इन बीओपी. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट कब होगा, जब हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे और इंपोर्ट हमारे ज़्यादा होंगे. तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच अराइज दिस सिचुएशन. तो वी जस्ट सी पहला फैक्टर हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स है. इकोनॉमिक फैक्टर से पहला हमारा जाता है इन्फ्लेशन यानी कि राइज इन प्राइसेस. ओके, तो अगर किसी हमारे देश में अगर गुड्स जो है और सर्विसेज जो है उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं, दे आर एक्सपेंसिव, तो क्या होगा कि उनकी हमारे एक्सपोर्ट भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे. तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी और हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे. सेकेंड इज द चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. अगर हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू जो है एज कम्पेयर टू द करेंसी ऑफ अदर कंट्री ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो महंगी होंगी, तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और इम्पोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे. थर्ड इज द फॉल इन द डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू क्वालिटी और अदर रीजन. अगर इंटरनेशनल मार्केट में हमारी गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो गई तो इट विल जो है रिड्यूस द एक्सपोर्ट्स. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ड्यू टू द ह्यूज पॉपुलेशन क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज इन द एग्रीगेट कंजम्पशन इन द कंट्री. तो उससे क्या होगा, जितना भी हम जनरेट कर रहे हैं दैट इज कंज्यूम बाय द पीपल ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन. तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे और हमारे इंपोर्ट उससे ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट इज द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. जनरली जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी एंड अदर कैपिटल गुड्स वगैरह जो है दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज. इसकी वजह से उनके इम्पोर्ट जो है एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा है और उनके एक्सपोर्ट कम होते हैं. सेकेंड जो फैक्टर्स हैं वो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं. सोशल फैक्टर का मतलब जैसे कि सपोज जैसे वी इंडियंस हैं वी लाइक द इम्पोर्टेड गुड्स. बाहर की चीज़ें जो है वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं. इसी तरह जो है वी इमिटेट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द फॉरेन कंट्रीज. इससे क्या होगा, हमारे इम्पोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे. तो दैट इज द रीजन बिहाइंड द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसको डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं. थर्ड इज द पॉलिटिकल फैक्टर. पॉलिटिकल फैक्टर्स या जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर या किसी देश में अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, कोई सरकार आ रही है जा रही है, तो दैट पुट द एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, सपोज देयर इज इंटरनेशनल टेंशन या कंट्रीज में आपस में जो है कोई डिस्प्यूट है या वॉर जैसी सिचुएशन है, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड डेफिसिट इन बीओपी. जैसे कि अभी रिसेंटली इंडिया एंड मालदीव दे आर शेयरिंग द वेरी स्ट्रेन्ड रिलेशन इन देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो जिसकी वजह से बिकॉज ड्यू टू द सम रिसेंट डेवलपमेंट तो जो मालदीव में जो है टूरिज्म जो है वो डिक्लाइन हो गया. इन द सेम वे इंडिया एंड पाकिस्तान they are not serving a good relation. So there is unfavorable trade between two countries. So these are the factors which are basically the reason behind deficit in balance of payment. So student, I hope that my videos जो हैं they are just helping you out in your learning. So please like, subscribe and share as much as you can.